आगे देखते हैं कि नर्मदा के क्षेत्र में जो हथनोरा नामक स्थान से जो अवशेष प्राप्त हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसे किसे खोज किया था, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक फोटो बना हुआ है, अरुण सोनाकिया, एक बहुत ही महान और विशिष्ट विद्वान थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और ये भारत के प्राचीन इतिहास की खोज करने के लिए इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो देखते हैं कि होशंगाबाद क्षेत्र में, जो कि आज के आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथरीली भूमियाँ हैं, पहाड़ तो नहीं है, पठार है। तो वो पठारों से किस प्रकार से पहाड़ भी हैं और वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से पहाड़ हैं। पर ये जानना भी ज़रूरी है कि और अरुण सोनाकिया को जो हड्डी मिला था उसे वहाँ से और क्या प्राप्त हुए, तो स्तनधारियों की हड्डी सर्वप्रथम मिली तथा असूलियन औजार मिले। तो कौन से औजार मिले थे हथनोरा से संबंधित औजारों को क्या नाम दिया गया, तो असूलियन औजार। ये नाम याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि असूलियन औजार किसे कहा गया। असूलियन औजार का अर्थ है स्तनधारियों से संबंधित। भारत में जो खोज किया गया था वो हथनोरा नामक जगह से संबंधित था और यहाँ युवती का अवशेष मिला था और जिसके मस्तिष्क क्षमता 1155 से 1421 ईस्वी थी। तो आप देखेंगे कि 2016 या 15 में के सवाल में सीबीएसई के द्वारा जब एग्जाम कंडक्ट किया गया था तो उसमें पूछा गया था कि तमिलनाडु में जो एक जगह था वहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी, तो उससे संबंधित पूछ दिया गया था ये खोपड़ी कहाँ पे मिली। तो ये इसी किताब में वर्णन है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा फैक्ट भी कितना महत्वपूर्ण है और ये अपने आप में महत्वपूर्ण भी नहीं है कि अगर चीज़ों को 3-4 बार पढ़ा जाए तो काफ़ी आसानी से याद हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को ये ना समझा जाए कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका महत्व नहीं है। कुछ भी पूछा जा सकता है और सिर्फ यही एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी। तो देखते हैं कि होमो इसे नाम क्या दिया गया था, तो इरेक्टस नर्मदेनेसिस। तो नर्मदेनेसिस शब्द जो है वो कहीं ना कहीं फीमेल को, इसके उच्चारण से ही पता चलता है कि नर्मदेनेसिस जो है वो फीमेल को इंडिकेट करता है, फीमेल। और ये जो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस है, तो होमो इरेक्टस क्या कि सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव। आदि मानव तो जरूर थे परंतु सीधे खड़े होकर चलते थे। तो ये जो हथनोरा से जो स्थान जिससे असूलियन औजार मिला और मानव मस्तिष्क मिला युवती का, उससे यही पता चलता है कि होमो इरेक्टस यहाँ पे थे। नीचे के फोटो में आप देख सकते हैं कि अलग अलग नदियों का नाम दिया गया है और इन सारी नदियों से के आसपास से कहीं ना कहीं पूरा पाषाणकालीन संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं। और नीचे में श्रीलंका से दिया गया है बट तीन जगहों का नाम, बेली लेना, बटाडोम्बा लेना और फाहियन लेना। इन तीनों नामों को आप जरूर याद रखें। आगे देखते हैं कि HR सांख्य ने 1997 में हथनोरा पुरा स्थल से घोषणा की कि मानव कपाल के उसे, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने इसे पढ़ भी लिया है। और पी राजेंद्रन को, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया दोस्तों कि ये फैक्ट पूछा गया था कि 2001 में केरल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शिक्षक पी राजेंद्रन को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि HD संकलिया और HN राजू द्वारा पुणे जिला के मूल मूथा नदी के किनारे पाए गए नर तथा मादा होमो सैपियंस संबंधित यही विवाद है। ये भी एक वाकर द्वारा खोजे मध्य प्रदेश भीमबेटका। तो ये कौन सा विवाद है कौन सा नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ये ही महत्वपूर्ण है कि HD संकलिया और SN राजू महोदय के द्वारा पुणे जिला के मूल मूथा नदी के आसपास मादा होमो सैपियंस से संबंधित अवशेष खोजे गए, उनको प्राप्त किए गए। तो आप ये जरूर याद रखें कि कौन सा जिला है, महाराष्ट्र का पुणे जिला। और कौन सी नदी है, तो मूल मूथा। तो मूल मूथा का अर्थ, मूल का अर्थ का है कि ओरिजिन, मूल, प्रारंभ, जिससे प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ भारत में किससे हुआ, तो होमिनिड अवशेष से। और उसके क्या कहा गया कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका के वयस्क होमो सैपियंस। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका से जो प्रमाण मिलते हैं उसको होमो सैपियंस की कैटेगरी में रखा जाता है। परंतु HD संकलिया और HN राजू के द्वारा ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल के शुरुआत के से भी पहले, पूरा पाषाण काल के प्रारंभ से भी पहले, जिसे पूरा पाषाण काल कहा गया, तो उस काल में सारे के सारे जितने भी मानव संबंधित अवशेष मिले हैं उनको होमो इरेक्टस की श्रृंखला में रखा गया है। होमो सैपियंस
इसका अध्ययन करना भी बाकी है। और भीमबेटका नामक जगह से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश से मिला है वो होमो सेपियंस की कैटेगरी में, इसलिए वो अलग है और उसको हम लोग आगे जाके अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे, आगे देखते हैं कि एच.डी. टेरा और टी.टी. पैटरसन द्वारा सोहन घाटी जो वर्तमान बलूचिस्तान में पड़ता है वहाँ पे खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज किया गया? तो टेरा और सन के द्वारा। टेरा सन सोहन नदी किनारे किसके द्वारा खोज किया गया? तो टेरा और सन के द्वारा, जो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। और एच.एल. कामियड और एच.एस. वर्किट के द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट क्षेत्र में भी इसका अध्ययन किया गया था, इसका खोज किया गया था। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से विद्वान किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे, जरूर से जरूर याद रखें। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये जो टेबल दिया गया है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना भी आवश्यक है कि निम्न पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पुराना जो सबसे पहला था उसे निम्न प्लीस्टोसीन कहा गया, निम्न पूरा पाषाण काल कहा गया। और वहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए? तो औजारों का भारतीय प्रकार, तो वो क्या थे? ये कोर औजार जैसे हस्त कुठार, क्लीवर तथा चॉपिंग औजार। तो चॉपिंग का अर्थ होता है काटना, जैसे कि आप मार्केट में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत जो है तीक्ष्ण हथियारों से कसाई जो है मांस को काटता है, तो उसे चॉपिंग हथियार कहा जाता है। हस्त कुठार कहा गया, कुठार का मतलब काटने वाला, हाथों से काटने वाला। कुल्हाड़ी और क्लीवर का मतलब छीलने वाला। तो जो जैसे मृत जीव होते हैं उनके शरीर के ऊपर से छाल उतारने का काम जो किया जाता है तो चमारों के द्वारा, तो वो जो इस्तेमाल करते हैं उसे क्लीवर कहा जाता है। और कोर औजार का अर्थ कहने का मतलब कि जो हाथों से पकड़कर इस्तेमाल जिसको किया जाता है तो इसे कोर औजार कहा गया। तो ये सारी कहाँ पे प्राप्त हुई? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये सवाल बार बार पूछा गया है कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन कौन से औजार हैं? तो कोर औजार है जिसे हाथों से इस्तेमाल किया जाता था, पत्थरों को हाथे में रख के उसको घसीटा या उसको मारा जाता था पकड़ के, या हस्त कुठार काटने के लिए इस्तेमाल होता था, परंतु ये भी लोहा का बोल रहा हूँ, और इसे पत्थरों के द्वारा बनाया गया था। क्लीवर वो पत्थर के औजार जिसे छील के पतला कर लिया जाता था और उसके चमड़ों और हड्डियों इत्यादि को छीलने के लिए कार्य इस्तेमाल किया जाता था। और चॉपिंग हथियार काटने में इस्तेमाल होता था। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती थी? तो पत्थरों से बनी होती थी। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या होता था? तो फ्लेक औजार कहने का अर्थ कि लेवल वाइज तकनीक से तैयार किए गए कोर द्वारा बने औजार। तो जो पत्थरों से बने जो हाथों से जो इस्तेमाल किए जाते थे जो पत्थर के औजार, उन्हीं हाथों से बने औजारों से अन्य तरह के औजार बनाए गए थे। तो उन औजारों को क्या कहा गया कि वो औजार ज़्यादा हल्के होते थे और ज़्यादा दूर तक फेंकने वाले होते थे। तो आप देख सकते हैं कि मानव की बुद्धि में जब विकास हुई तो उनको अत्यधिक और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उनके मन में ये उभरा कि मैं इतना मेहनत क्यों करूं, मैं इतना दूर तक जो मुझे भागना पड़ता उसको किस प्रकार से मैं कम से कम मेहनत में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारूं, इत्यादि इत्यादि। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे विकास हुए। फ्लेक ये जानना जरूरी है कि फ्लेक औजार किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित। तो ये क्या होते थे कि कोर औजारों के द्वारा हाथों से जो बने पत्थरों के जो औजार होते थे उससे अन्य तरह के उसी औजारों से अन्य और तरह के औजार बनाए जाते थे, ज़्यादा हल्के, ज़्यादा कारगर, ज़्यादा उपयोगी होते थे। और उच्च प्लीस्टोसीन काल से संबंधित क्या है? तो फ्लेक पर बने ब्लेड जैसे समांतर फलक ब्लेड और प्यूरी। तो ये फ्लेक शब्द क्या है? तो फ्लेक यानी कि फ्लेक पर बने ब्लेड जैसे समांतर फलक ब्लेड और प्यूर। तो ब्लेड आप लोग जानते हैं, ब्लेड तीक्ष्ण हथियार। और होलोसीन माइक्रोलिथ या सूक्ष्म हथियार। ये हथियार आने वाले समय में मध्य पाषाण काल में जिसे होलोसीन कहा गया। तो होलोसीन का अर्थ ये होलोसीन संबंधित किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। और इसके औजार क्या है? तो माइक्रोलिथ का मतलब छोटा, तो और छोटा और सूक्ष्म हो गए। और इससे फ़ायदा क्या हुआ? जैसा कि मैंने पहले बताया, आखेट करना आसान हो गया, शिकार करना, संग्रहण, चीज़ों को जमा करना आसान हो गया। जमा करना क्यों आसान हुआ? क्योंकि जो छोटे छोटे हथियार थे उसके मारने से बड़े जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जब चाहा तब ताज़ा शिकार करके खा लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले इतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती थी आदि मानवों के द्वारा कि वो चाहते थे कि एक बार मार के बहुत दिन तक शिकार करके चलाएं उसको। तो आप देख सकते हैं कि संग्रहण करने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा नहीं रही और मछली पकड़ना तथा पशुपालन का भी आरंभ हो गया। तो
जहाँ पे पशुपालन और मछली पकड़ने का आरंभ हो जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ बर्तन होंगे, बर्तन में चीज़ों को रखा जाएगा, जो वस्तुएं को इकट्ठा किया गया है वहाँ पे उसको संग्रहित किया जाएगा। तो वो चीज़ें, वो जो वस्तुएं होती थी तो वो किससे बनी होती थी, तो वो भी पत्थरों की ही बनी होती थी। और नवपाषाण काल में जैसे उसे भी होलोसिन काल कहा गया, भूवैज्ञानिक नाम दिया गया। और इसमें क्या होते थे, इसकी खूबियाँ की थी, क्या औजार इससे संबंधित थे, तो सेल्ट से संबंधित चमकीले हस्त कुठार और पूरा काठ कुठार। कब तो कभी आप पटना म्यूजियम या फिर लखनऊ या कलकत्ता के विक्टोरिया म्यूजियम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो म्यूजियम में अलग अलग तरह के औजार रखे गए हैं वो कितना चमकदार है। और उसको जो नाम दिया गया वो सेल्ट से बने हुए हथियारों का निर्माण हुआ था। वो किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल। ये अत्यधिक हल्के और ज़्यादा कारगर होते थे। तो इस काल में आप देख सकते हैं कि जो हथियार थे उसका सबसे चरम विकास इसी काल में हुआ। और इस काल में क्या हुआ, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, जो आधुनिक मानव के विकास की नींव रखी गई थी इस काल में। तो क्या हुआ था, तो पशुपालन, कृषि और अन्य खाद्यान्न तीनों का उत्पत्ति इस काल में हुआ था। तो उत्पत्ति तो पहले ही हो गई थी पशुपालन के रूप में मध्यपाषाण काल में, परंतु इसका विकास जो हुआ था नवपाषाण काल में वो इस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। आगे देखते हैं क्या हुआ था। तो जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल को 2 भाग में विभाजित किया है, पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल। तो वहीं कुछ वर्ष बाद एडवर्ड लार्टेट ने पुरापाषाण काल को निचला, मध्य और उच्च पाषाण काल में सुझाव दिया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉन लुबाक ने पुरापाषाण काल को 2 भाग में बांटा, पुरापाषाण और नवपाषाण काल। परंतु एडवर्ड लार्टेट ने कहा क्या कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उच्च पाषाण काल 3 भागों में पाषाण काल को विभाजित कर दिया। और ये पाषाण कालों की क्या समय सीमा है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 लाख 1000 वर्ष से लेके 1 लाख तक निम्न पुरापाषाण काल, 1 लाख से 40,000 तक मध्य, 40,000 से 10,000 तक उत्तर पुरापाषाणीय युग माना गया। मध्यपाषाण काल किसको कहा गया, तो 40,000 मध्यपाषाण काल को 10,000 से लेके 6,000 तक, और 6,000 से 4,000 तक जो है नवपाषाण काल थे। और 10,000 से 6,000 तक जो थे उसे मध्यपाषाण काल का नाम दिया गया था। आगे देखते हैं कि पुरापाषाण काल से संबंधित अन्य क्या सिद्धांत है और क्या तकनीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि खंडक औजार, बटिया, हस्त विदारणी, क्लीवर, जो छीलने वाले जो थे, क्लीवेज देख सकते हैं कि किस प्रकार से राइट साइड में जो बने हुए ऊपर से इमेज, थर्ड पिक्चर जो बना हुआ है वो किस प्रकार से कोने पे जो है वो तीक्ष्ण है और वो छाल को छीलने का कार्य करता था। हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, वो हैंड एक्स करने का अर्थ यहाँ पे कि हाथों से वो औजार जो हाथों के द्वारा इस्तेमाल होते थे वो हस्त कुठार जो होते थे इसमें ये कुठार का रूप कार्य करते थे, ये काटने का कार्य करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये पिक्चर जो बनी हुई है हम लोग के सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। और यूपीएससी का ऐसा कोई पीटी का, या चाहे वो पीटी हो, विशेषकर मेंस हो, ऐसा कोई साल ना हो जिससे ये एक सवाल इससे नहीं पूछा जाता हो। तो आप इसको ज़रूर आप याद रखें कि भारत में जो पाषाण काल से संबंधित जो संस्कृति है वो कहाँ कहाँ विकसित हुई, तो नदी किनारे हुई। और वो सारे जगह को आप देख सकते हैं एक बार, काबुल, पेशावर, संघायो, पोटवार, पठार, कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, कांगड़ा, चंडीगढ़ निकटवर्ती क्षेत्र, रोहरी पहाड़ी, लास, बेला, कराची, महाराष्ट्र इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे नाम जितने भी दिए गए हैं जो आपके सामने हैं, तो मैं इससे रिलेटेड इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इसका नाम ज़रूर याद रखें। और नाम याद रखने के पीछे जो टैक्टिस होता है, जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड को बनाना सीखें। जैसे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी पुरापाषाण कालीन संबंधित जगह हैं, जैसे मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी, सागौर जो कि तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, कालपी मिर्ज़ापुर, तो इत्यादि जैसे जगह हैं, या फिर अन्य। तो ये एक एक वर्ड के रूप में आप चाहे वो शब्द के रूप में याद रखो या फिर आप उसका कोड बना लो, ये आपके ऊपर है। परंतु ये कोड किस प्रकार से बनाते हैं मैं ये आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करूँगा, ताकि आपको याद करने में चीज़ों को दिक्कत ना हो। और दोस्तों एक बार श्रीनिवास रामानुजम के बारे में कहा था कि गॉड इज ए मैथमेटिशियन। तो भगवान भी की जो रचना है वो भी कहीं ना कहीं कोड और मैथमेटिक्स के आधार पे है। तो आप कहेंगे कि हिस्ट्री में मैथ के लिए क्या जगह है, तो जो कोड दोस्तों जो तैयार होगा वो कोड को याद करना, जैसे डेट ही है तो डेट को आप किस कोड में आप याद रख सकते हैं,
कुछ नई नई चीज़ें हैं, नए तरीके हैं, टेक्निक हैं जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आगे देखते हैं कि राजस्थान के डिडवाना जिले में जो कि 3,90,000 वर्ष पूर्व हुआ था, उसमें यूरेनियम और थोरियम संबंधित प्रणाली विकसित किए गए थे। तो यूरेनियम और थोरियम श्रृंखला तिथि से क्या होता है, तो यूरेनियम और थोरियम श्रृंखला पद्धति वो पद्धति है जिसके द्वारा किसी वस्तु का उसका तिथि ज्ञात किया जाता है। और राजस्थान के डिडवाना जिले से क्या प्राप्त हुआ, तो पूरा पाषाण कालीन संबंधित औजार प्राप्त हुए थे। और मध्य प्रदेश के सोन घाटी से संबंधित उष्मादीप्ति तिथि के औजारों की तिथि से 3,90,000 वर्ष आगे गई। तो लगभग 4,00,000 वर्ष पहले जो भारत में जो पूरा पाषाण काल थे उससे संबंधित औजारों के जो अध्ययन हुआ, जो प्राप्त किया गया, तो उसको किस किस विधि से अध्ययन किया गया था। तो सर्वप्रथम था यूरेनियम थोरियम श्रृंखला, दूसरा मध्य प्रदेश के सोन घाटी संबंधित जो उष्मादीप्ति मेजर से। तो उष्मादीप्ति मेजर क्या होती है, तो उष्मा जानते हैं, उष्मा और दीप्ति का अर्थ है लाइट। तो लाइट और हीट, तो हर वस्तु अब जो जीवित है उसकी समाप्ति के बाद उससे उसके हड्डियों के द्वारा हड्डियों से लाइट और हीट निकलता रहता है और एक सीमा तक। तो वो सीमा को उसको मेजर करने के लिए जो फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस से लाइट निकलता है। तो फास्फोरस को वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो ये चीज़ें जो है उससे चीज़ों का कब उसका उत्पत्ति हुआ और कब उसकी समाप्ति हुई ये पता चलता है। और गुजरात के हिरन घाटी से भी यूरेनियम थोरियम श्रृंखला से तिथि ज्ञात की जाती है। तो किस जगह से कौन सी तिथि से क्या ज्ञात करते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इतिहास के अध्ययन करने के लिए जो अत्यधिक साइंटिफिक प्रणालियाँ हैं, जो तरीके हैं, उनको बारे में जानना आवश्यक है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र के निवासा से प्राप्त औजारों की जो तिथि है वो 1,03,80,000 से लेके 19,800 वर्ष तक था। और आगे है कि सिंध क्षेत्र में रोहड़ी, पठार और सुकुर में ऐसे निर्माण। तो सिंध के कौन से क्षेत्र से पत्थर से संबंधित औजार संबंधित संस्कृति मिले हैं, तो वह रोहड़ी, पठार और सुकुर। और दिल्ली जैसे आधुनिक शहर भी पुरापाषाण औजार के केंद्र रहे हैं। गुजरात में लघु पुरापाषाण कालीन औजार साबरमती और संघ करजन सहायकों के घाटी में तथा सौराष्ट्र के भदर घाटी में भी मिले हैं। कोंकण जो कि आज के आधुनिक गोवा उत्तर से लेकर कर्नाटक तक में पड़ता है, तो पुरापाषाण कालीन तथा बाद के औजार भी वहाँ से मिले हैं। महाराष्ट्र से भी मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र के वर्धा, बेन घाटियाँ इत्यादि। और मूल मुथा नदी के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से भी पत्थरकालीन संबंधित औजार मिले, गोदावरी नदी से, प्रवर नदी से तथा तापी नदी से। और मुथा नदी जो कि पुणे जिले में है, और दत्तवाड़ी, गोदावरी इत्यादि भी महाराष्ट्र में है। मध्य पाषाण युगीन औजार मिले हैं, और इसे भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश इत्यादि हैं। तो देख सकते हैं आप राइट साइड फोटो में HD संकलिया, ये भी भारत के एक पुरातत्ववेत्ता थे और इन्होंने बहुत योगदान दिया। 1908 से 1989 तक इनका समय था। और ईसामपुर किससे संबंधित है, तो ईसामपुर जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक के गुलबर्ग जिले से संबंधित है। और यहाँ क्या हुआ था, तो हुसंगी घाटी यहाँ पे है, जहाँ से बहुत अत्यधिक मात्रा में पत्थरों से संबंधित औजार मिले हैं। उससे ये पता चला कि ये गांव जो है अपने आप में पत्थरों का निर्माण करता था। तो इससे ये पता चलता है खड़गपुर के जिले जो कि मुंगेर से मिले, बहुत बिहार के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक मुंगेर जिला में खड़गपुर पहाड़ियों या जंगलों से, खड़गपुर आज के आधुनिक समय में झारखंड में है। और झारखंड और कुछ हद तक वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में भी, ईस्ट बंगाल के क्षेत्र में भी, बंगाल के ईस्ट साइड में पड़ता है। तो पैसरा नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का एक औजार, तो मुंगेर के निकट जो स्थान है बिहार का, वो कहाँ से पूरा पाषाण कालीन संबंधित औजार मिले, तो वो है पैसरा, और जो कि खड़गपुर जंगलों के आसपास है। और आगे देखते हैं कि उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से भी पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र से भी अलग अलग तरह के प्रमाण मिलते हैं। संबलपुर जिले के डारी और डोंगरी से भी पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। तो संबलपुर जिले के कौन से स्थान से, तो डारी और डोंगरी से मध्य पूरा पाषाण कालीन चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और उड़ीसा के पूरा पाषाण काल से भी अलग अलग प्रमाण मिले हैं। आंध्र प्रदेश से जो प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो विशाखापट्टनम से प्राप्त हुए, जो कि आज बहुत सारा उसका
क्षेत्र समुद्र तट समुद्र में पड़ता है, समुद्र में डूब चुका है। और तीसरा है कि तमिलनाडु में जो मिलने वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कोटकल्या नदी घाटी से अतिरिपक्कम नामक जगह से। तो अतिरिपक्कम नामक जगह क्या है, तो अतिरिपक्कम नामक जगह जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। और किस नदी पे है, तो कोटकल्या नदी के किनारे। और वहाँ से क्या मिला है, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल वहाँ से औजार वगैरह प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों मध्यपुरा पाषाणकालीन युग स्थल, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तब तक मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ बने रहकर अपनी ज्ञान में अत्यधिक बढ़ोतरी की होगी, आपको ज़रूर लाभ हुआ होगा। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में या फिर मेरे बोलने के तरीके में या फिर जो कंटेंट मैंने तैयार किया है इसमें अगर आपको कोई कमी लगता हो या फिर इससे संबंधित अगर आपको कोई अन्य समस्याएं लगती हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।